चलिए, जो कमेंट था अम्बेडकर साहब के बारे में, अम्बेडकर जो मूवी है उसके बारे में समझाने की, तो हम उसको समझा देते हैं। और जो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी जो जेनेटिक्स वाला है, तो उसको हम आज रात को ही वीडियो डालेंगे उस पर ज़रूर। तो थोड़ा सा वेट करना, आज रात में भले आएगा लेकिन आएगा जरूर जेनेटिक्स पे। आज क्लासेज लेंगे, क्योंकि मैंने जो कहा था कल, तो कल नहीं लिया, तो अब आज तो ज़रूर है, आज वादा किया तो निभाएंगे ही ज़रूर आज। चलिए अम्बेडकर के बारे में समझते हैं। तो अम्बेडकर साहब कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बहुत लोग बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इनके बारे में ज़्यादा जानना होगा तो कमेंट करना मुझे, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इनके बारे में समझ लेना आधुनिक इतिहास को समझने के बराबर है ना, इतना समझ लेना। मैं ज़्यादा बस वीडियो आईडी बनूंगा इन पर, बस इतना समझ लेना। तो देखो, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब, इनका जन्म हुआ था 1891 मध्य प्रदेश के महू में, और इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। नागपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नागपुर में मृत्यु हुआ था या कहीं लगभग उधर ही हुआ था, महाराष्ट्र में। ये लगभग इतने 67 वर्षों तक, 65 वर्षों तक रहे भारत में, रहकर काम किए। देखिए, भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो लोग कांग्रेस वाले लड़ाई लड़ रहे थे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के लोग। और अंबेडकर साहब जो लड़ रहे थे, ये किस लिए लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे सामाजिक प्लस आर्थिक। कहोगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? तो देखिए, बात को समझते हैं हम लोग। एक्चुअली ये एक निम्न जाति के थे, महार कास्ट से आते थे। तो उस वक्त जैसे कांग्रेस में अधिकतर जो लोग थे वो उच्च जाति के लोग थे, अधिकतर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। और उस वक्त आरएसएस था, आरएसएस जो आज भी जो बीजेपी पार्टी है, जिनके समर्थक बहुत बड़े हैं, आरएसएस बीजेपी वाले, इनमें अधिकतर ब्राह्मण ही थे। इन ब्राह्मणों का कहना था कि हमारे देश में लागू होना चाहिए कौन सा कानून? मनुवाद। मनुवाद, वही मनुवाद जिसमें यह था कि भाई ब्राह्मण कुछ भी कर ले, किसी की हत्या कर ले, या मतलब बहुत घिनौना से घिनौना भी काम कर ले, तो उनको वो क्या होने चाहिए? पूज्यनीय होने चाहिए। और क्षुद्र कितना भी कुछ कर ले, वो कैसे होने चाहिए? निंदनीय है। निंदनीय का मतलब उनको ताड़ने के ही योग्य होते हैं, मनुस्मृति में कहा गया था। और इसका मतलब है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, सामाजिक स्थिति उनकी बहुत खराब, मतलब समाज में उनको अछूत समझा जा रहा था। इतना तक समझ लीजिए कि जब सुबह सूर्य निकलता था और शाम को जब सूर्य ढल जाता था, तो उनको अपने घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं हुआ करता था। कि अगर शाम हो गया तो किसी गांव में जा रहे हैं और किसी ने गलती से कोई छू गया, तो उनको क्या किया जाएगा? वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। और ब्राह्मणों के सामने मूड़ी उठा के नहीं चलना होता था, मूड़ी झुका के चलना होता था। अगर मूड़ी उठा के चले तो मुंडी टैक्स देना पड़ता था। ऐसी व्यवस्था थी हमारे यहाँ मनुस्मृति। और उसके बाद अपने कमर में एक झाड़ू बांध के चलना होता था दलितों को, कि अगर जहाँ पर चले तो इनके पैर से क्या होता जाए? वो मिट्टी, उनके कदमों के निशान मिटते जाए। और भी बहुत से उनके लिए परंपराएं अलग अलग थी। मतलब 3000 सालों तक उनको शिक्षा से दूर रखा गया। अगर गलती से उन्होंने क्या कर लिया, कभी किसी ईश्वर का नाम सुन लिया, तो उनके कान फोड़ दिए जाते थे। अगर किसी गलती से भगवान का नाम लिया, जीभ काट लिए जाते थे। ये था मनुस्मृति। और ब्राह्मणों के लिए अलग कानून हुआ करता था मनुस्मृति में। मैंने जो कहा है कि उनको किसी भी प्रकार की सजा जल्दी नहीं दी जाती थी, ऐसा था मनुस्मृति। और इस स्मृति को समाप्त करने वाले व्यक्ति जो हमारे देश में थे, मतलब ये जो जाति भेदभाव थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको समाप्त करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले जिसको भारत में बहुत लोग निंदा करते हैं। वो लोग निंदा करते हैं जिसने शायद मैकाले साहब को ठीक से पढ़ा ना हो। मैकाले साहब की सिर्फ एक जो अंग्रेजी शिक्षा लागू किए थे, सिर्फ उनके आधार पर बुराई नहीं की जा सकती। मैकाले साहब को पहले ठीक से समझा जाए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा क्यों लागू की थी, उसको जब उनके पीछे का कहानी को समझेंगे तब समझ में आएगा कि पूरी क्या है। बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ थे, तो ऐसे ही नहीं मैकाले साहब थे। और इनमें से जिन लोगों को मेरी बात अगर गलत लगे कि मैं अंग्रेजों का विरोधी हूँ कि समर्थक हूँ, देखो मुझे ना किसी इतिहास में ना किसी का समर्थक बनना है और ना ही मुझे किसी का विरोधी बनना है। जो व्यक्ति अच्छा काम किया होगा हम उसकी तारीफ करेंगे, और जो व्यक्ति गलत काम किया होगा उसकी हम बुराई करेंगे। ना मुझे किसी जाति से लेना देना है, ना किसी धर्म से। अगर
कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने अगर गलत किया तो उनकी बुराई करेंगे, अगर सवर्ण जाति के लोग अच्छे किए होंगे तो अच्छा बताएंगे। जैसे राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण जी थे, उन्होंने बहुत महान काम किया, ब्राह्मण उनकी तारीफ करेंगे हम। तो अलग अलग है। तो जब समाज में जब हमारी स्थिति ये हो कि हम अछूत हैं, हर जगह हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं, कहीं भी जाते हैं धुतकार के भगा दिए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी ये सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। इस समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, इसे कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। जो समाज में हमारी स्थिति इतनी खराब है, इसको प्राप्त करना मतलब सबके सामने हम भी बराबरी के साथ खड़ा हो सके, सबके साथ हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके, जो हमें शिक्षा से अभी तक दूर रखा गया उस शिक्षा में हम भागीदार बने। इस प्रकार की जब हमारे यहाँ व्यवस्था लागू होती तो उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। इसकी लड़ाई लड़ रहे थे अम्बेडकर साहब, और वो किसी विदेशी से नहीं लड़ रहे थे, ब्रिटेन वालों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, इस देश के खिलाफ ही लड़ रहे थे। सोचो ना क्या अजब की स्थिति थी कि महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, ये सब जैसे बड़े बड़े लोग थे, सबको बस राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि देश में सत्ता हमारे हाथ में दे दो। देश की सत्ता मतलब यहाँ की सरकार, ब्रिटेन के लोग तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जो सरकार है वो मेरे हाथ में दे जाओ। और अम्बेडकर साहब इस बात को जानते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हमारी स्थिति, अच्छा एक बात याद रखना कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के जो दलित थे या जो निम्न जाति के लोग थे, इनकी स्थिति बहुत सुधरी थी, बहुत ज़्यादा सुधरी थी। तो अम्बेडकर साहब को ये पता था कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो ये जो सवर्ण जाति के लोग, इनके हाथ में जैसे ही सत्ता आएगी ये हमें छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये हमें फिर से गुलाम बना के छोड़ेंगे, क्योंकि आर्थिक पावर है इनके पास। आर्थिक का मतलब पैसा संपत्ति सब इन्हीं के पास है, उच्च जातियों के पास, और ये हमें अपना गुलाम। तो ये जो पार्टी कांग्रेस थी ये राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ती थी। अम्बेडकर साहब सामाजिक क्रांति के लिए लड़ रहे थे, मतलब हमें समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। और दूसरा क्या है? आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है धन से। मैंने हमेशा कहा है कि अर्थ का मतलब धन समझा करो। इनका कहना था कि देश की संपत्ति में सबसे अधिक भागीदारी किसकी है? उच्च जातियों का है। और जिनके हाथ में संपत्ति है, इसका मतलब उसके हाथ में क्या है? पूरा का पूरा पावर है। तो अम्बेडकर साहब का ये भी कहना था कि हमें एक तो सामाजिक समानता दो भाई। अब सोचो ना भाई, अम्बेडकर साहब क्या मांग रहे थे इस देश के लोगों से? क्या मांग लिया था इन सवर्ण के लोगों से, सवर्ण जातियों से, कि जो यहाँ के लोग इनके खिलाफ इतने आज भी भड़के रहते हैं? इन्होंने समाज में प्रतिष्ठा ही तो मांगी थी कि हमको समान समझिए, आपके बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी बैठ के पढ़े। क्या बुराई मांग ली थी? लेकिन यहाँ के सवर्ण जातियों को ये बात आज भी अच्छी नहीं लगती है। इनके मन में आज तो मान लीजिए कि अब शिक्षा का स्तर जैसे इससे विस्तार हुआ है कि अब सवर्ण जाति के लोगों के अब धीरे धीरे विचार बदल रहे हैं, लेकिन बहुत से सवर्ण जाति को मैंने देखा है आज के समय भी, इनका कहना है कि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था लागू होनी चाहिए? मनुस्मृति वाली व्यवस्था। सोचो ना कि जो व्यक्ति कर्म से महान नहीं बनना चाहते हैं, वो जन्म के आधार पर किसी खास विशेष जाति में जन्म लेकर अपने आप को महान बनना चाहते हैं, क्या वैसी व्यवस्था चाहते हैं? इस व्यवस्था को ही समाप्त किया था मैकाले साहब ने, फिर उसके बाद इस व्यवस्था को समाप्त किया था अम्बेडकर साहब ने, संविधान की स्थापना करके। तो मतलब आर्थिक का मतलब हुआ कि धन सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रहे भाई। अम्बेडकर साहब का कहना था कि धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रहे। अगर धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहेगा तो फिर से ये हमें क्या बना लेंगे? गुलाम बना लेंगे। जैसे कि आज देख ही रहे हो कि अगर धन किसी व्यक्ति के पास है तो किसी व्यक्ति को पैसा देकर अपने यहाँ क्या बना लेना है? नौकर बना लेगा। इसका मतलब वही तो हुआ, पहले भी गुलामी कर रहे थे तब भी अब भी गुलामी करेंगे। अम्बेडकर साहब बस यही था। तो जो आपने पूछा है 1928 की घटना, तो 1928 के बारे में बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अम्बेडकर साहब के बारे में पूरा जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अम्बेडकर की कहानी को पूरे 3 घंटे में समझाऊंगा, क्योंकि लंबा वक्त लगेगा। अम्बेडकर साहब को समझना बहुत कठिन बात है। मैं अम्बेडकर साहब के बारे में पूरा समझाऊंगा। 1928-27 के वक्त की बात है। महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है, उस जगह का वहाँ एक जगह कुआं था, कुआं नहीं तालाब था, उस तालाब का नाम था महाड़। क्या तालाब का नाम था? महाड़ नाम था। ये महाड़ जगह एक ऐसा जगह था जहाँ पर निम्न जाति के लोगों को तालाब में पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। सोचो क्या अजीब विडंबना है कि हमारे ही देश के गाय को गौ माता कहते हैं, एक जानवर को माँ कहेंगे, लेकिन मानव को मानव नहीं समझते थे ये लोग, यहाँ के सवर्ण लोगों ने। अम्बेडकर साहब ने यहाँ करके जाकर 1928 में इस कुएं से यहाँ पर जाकर के पानी पिया, अपने गांव के लोगों को लेकर गए, पानी पिए। फिर जैसे ही शाम को वहाँ के सवर्णों को पता चला कि इस कुएं को पानी को क्या किया गया है,
अशुद्ध कर दिया गया है। कितनी अजीब बात है ना। सोचो ना कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये निम्न जाति के लोग छू देते थे तो हाइड्रोजन की जगह उसमें नाइट्रोजन, हीलियम, अन्य गैसें भर जाती हैं। कितनी अजीब बात है। इनकी सोच बड़ी अजीब थी उस वक्त। और ये कह रहे थे कि हम भारतीय एक है। इन्हीं ऐसा ही सोच रखने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भी ऐसे ही सोच रखने वाले व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय तो यहाँ तक थे कि उनका कहना था कि जो BHU स्कूल है इसमें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्या ये लोग अंबेडकर की विचारधारा से संबंधित रहेंगे? नहीं हो सकते। और 1927 में जो मैंने लिखा है, इस वक्त अंबेडकर साहब 1924 से, अच्छा याद रखना कि 1924 से 1935 तक, इन 10 सालों तक अंबेडकर साहब यहाँ पर आकर अपनी प्रतिष्ठा बनाते रहे। यहाँ पर आने के बाद सोच रहे थे कि हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं हिंदू धर्म में रह के उसे हम ठीक करें। मतलब जो ये छुआछूत है, अछूत वाली जो बातें हैं या जितनी भी बुराइयां हैं हम उसको दूर करेंगे, लेकिन वो इस दौरान कर नहीं पाए। उन्हीं में से एक 1927 में उन्होंने जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति जो ये RSS वाले आज भी मनुस्मृति के ही भक्त है, आज भी ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। कितनों कह लें, समझ लीजिए कि किसी जगह डूब के भी कहे ना तभी मत मानना। ये वही है। जब अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति जलाया था तो मनुस्मृति जला दिया। मनुस्मृति क्या है मैंने वो बता दिया कि वो पुष्यमित्र शुंग के समय में एक मंत्री था। अब वो ये भी समझाएंगे, जब हम 3 घंटे का वीडियो अंबेडकर साहब के बारे में कहोगे तो उसमें हम समझाएंगे कि मनुस्मृति क्या है और ये कब आया था। पुष्यमित्र को शुंग के समय में ये कौन मनु कौन था और हम लोगों को मानव क्यों कहा जाता है। मानव भी हम लोगों को इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला जो व्यक्ति आया था मनु था और उस मनु के हम औलाद हैं। हम लोग थोड़ी मानव मनु के औलाद थोड़ी हैं। तो कुछ भी करो लेकिन मनु का औलाद तो नहीं है। उनका रूढ़िवादियों का कहना होगा तो होगा। तो 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को क्या किया? जलाया। तो ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगा। इनके घरों को जलाने के लिए दौड़ पड़े। इनकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। सोचो कितनी अजीब विडंबना है हमारे देश के ब्राह्मणों को। अंग्रेज तो कम अत्याचारी थे, ये ज़्यादा अत्याचारी थे जो ऐसी सोच रखने वाले थे। क्या कहेंगे आप इनके बारे में कि कैसे व्यक्ति थे? इन लोगों से लड़ने वाले थे अंबेडकर साहब। समाज में जितना बड़ा वो काम करके गए हैं उतना बड़ा शायद ही कोई करा हो। इनको समझ लीजिए कि इनको छुपाने के लिए, अंबेडकर साहब को छुपाने के लिए अन्य नेताओं को सामने लाया गया है। जैसे महात्मा गांधी जी का इतना जो प्रचार होता है ना, महात्मा गांधी जी समझ लेना कि वो भी रूढ़िवादी थे। उनका कहना था ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बिल्कुल ठीक है। ये कहना किसका था? महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था ठीक है तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति ठीक है। और अंबेडकर साहब क्या कर रहे थे? इनके खिलाफ थे। इसलिए अंबेडकर और महात्मा गांधी में विचारों में क्या रहती थी? हमेशा विवाद रहता था। तो 1927 में वो जो मनुस्मृति जलाए, उस मूवी में अगर 1927-28 की अगर बात कर रही होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर बात करी होगी इस बारे में, तो इसी से रिलेटेड यही विवाद उसमें दिखाया गया होगा, यही विवाद। तो मैं आज इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बस इतना ही ज़्यादा जानना नहीं चाह रही थी। अगर इसमें वीडियो पूरा चाहिए इसका अंबेडकर साहब के बारे में तो कमेंट करना। मैं अंबेडकर साहब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, इनका महत्व क्या है और इनकी मांग क्या थी। अच्छा एक बात और याद रखना, आज के समय में इनके नाम पे राजनीति बहुत होती है। अंबेडकर साहब के नाम पे भाजपा भी कहती है, RSS वाले कहते हैं कि अंबेडकर साहब हिंदू धर्म के बहुत बड़े सहयोगी थे, हिंदू धर्म को बहुत आगे ले जाना चाहते थे। तो मैं बता दूं कि नहीं, एकदम साफ साफ उन्होंने 1935 में एकदम साफ शब्दों में कहा था कि मैं जन्म तो लिया हूँ हिंदू धर्म में लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। उन्होंने अपने आप को किस धर्म में कन्वर्ट किया बाद में? 1956 में इन्होंने नागपुर में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बौद्ध धर्म में। ये RSS वाले आजकल कर रहे हैं अपने दलितों को वोट पाने के लिए, क्योंकि समझ लेना भारत की जो जनसंख्या 1/4 किसकी है? दलितों का है। और मायावती जी का भी बता दें, बसपा जो है ये भी अपने आप को दलितों के नेता बताती है। तो एक बात याद रखना, अंबेडकर साहब कभी भी मूर्ति के समर्थक भी नहीं थे। बात है 1915 की, जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहता साहब, फिरोज शाह मेहता। 1915 में जब मरे थे तो कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई फिरोज शाह मेहता की बीच चौराहे पे क्या करते हैं, एक मूर्ति लगा देते हैं। और मूर्ति लगा देते हैं तो लोग आएंगे और फिरोज शाह मेहता को देख करके और देशभक्ति सभी के अंदर जागेगी। उस वक्त अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर देश का कल्याण चाहते हो तो मूर्ति की जगह फिरोज शाह मेहता के नाम पे एक लाइब्रेरी बनवाओ, और लाइब्रेरी बनवाने से इस देश के बच्चे जाएंगे, उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे, और जब ये पढ़ेंगे तो इनको क्या होगा? ये ज्ञान प्राप्त होगा।
कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये खुद अपने लिए रास्ते ढूंढेंगे। ऐसी सोच रखने वाले थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये नहीं कि हाथी की मूर्ति बनवा दी जाए और जगह जगह अंबेडकर साहब की मूर्ति बनवा दी जाए। अंबेडकर साहब खुद मूर्ति विरोधी थे। और कांग्रेस भी देखिएगा तो भी अंबेडकर साहब के नाम पे बहुत बड़े बड़े माले चढ़ाएंगी, फूल चढ़ाएंगी, उनके नाम पे प्रदर्शन करेंगी। लेकिन याद रखना कि यही कांग्रेस है, जब तक अंबेडकर साहब जीवित थे संविधान सभा के सदस्य नहीं बनने दिया था इन लोगों ने। पहला बार जब चुनाव हुआ था संविधान सभा का, तो इन कांग्रेसियों ने उनको जोर लगा दिया था कि कुछ भी हो जाए अंबेडकर साहब संविधान सभा में ना आने पाए। और उसके बाद 1952 में जब चुनाव हुआ उसमें भी इन कांग्रेसियों ने नहीं जीतने दिया। फिर उसके बाद उपचुनाव लड़े अंबेडकर साहब, फिर नहीं जीतने दिया। ये कैसे मान सकते हो कि अंबेडकर सहयोगी थे? तो समझ लेना कि अंबेडकर साहब को समझना इसीलिए मैं कहता हूँ कि आसान नहीं है कि वो कैसे व्यक्ति थे। न तो ये बसपा समझ पाएगी कभी, न केजरीवाल साहब भी प्रचार करते हैं वो समझ पाएंगे कि उनका क्या मकसद था। वो सबसे बड़ी चीज़ कि वो शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ो। ये पार्टी वाले जो प्रचार करते हैं अपने राजनीति के लिए, ये क्या समझ पाएंगे उनको कभी? बहुत पीछे हैं ये लोग। उनको समझना है वो तो करीब एक लंबा वीडियो चाहिए, मुझे समझाने में भी उनको वक्त लगेगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर पढ़ना होगा तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, अच्छा, और अंबेडकर साहब के बारे में अपनी भी राय जरूर दीजिएगा कि क्या अंबेडकर साहब सही थे या गलत थे, या अंबेडकर साहब कैसे व्यक्ति थे। ये मेरी अपनी तो राय बहुत महान है, मेरे नज़र में तो भारत के सबसे महान व्यक्तित्व है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 389 व्यक्ति सदस्य थे संविधान सभा के निर्माण में। किसी व्यक्ति की औकात नहीं अंबेडकर साहब के सामने बोलने की। भाई एजुकेशन उनका उच्च लेवल का था। ठीक है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा अंबेडकर साहब के बारे में।